Next market we are going to study is oligopoly market. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मार्केट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, हम इसको अपने डेली लाइफ में हमें ये देखने को मिलती है ये मार्केट। तो स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली ओलिगोपोली मार्केट क्या होती है, ये कैसे और मार्केट से अलग होती है। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं। ओलिगोपोली मार्केट मतलब कि भाई जिसके अंदर सेलर्स क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, मतलब इतने होते हैं कि हम उनको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इतने सेलर्स होंगे, चाहे 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, बट उनको हम काउंट कर सकते हैं, वो हमारी नॉलेज में होते हैं। तो हम समझते हैं कि भाई ओलिगो मतलब फ्यू, मतलब बहुत कम, और पोली मतलब सेलर्स। तो भाई ऐसी मार्केट जहां पे सेलर्स क्या है, बहुत कम है, उसी को हम ओलिगोपोली मार्केट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं रेलवे, नो मैम, रेलवे तो मोनोपोली है, क्योंकि रेलवे ही ऐसी है भाई जिसकी मोनोपोली है इंडिया के अंदर। क्या आपको कोई और रेलवे चलती हुई दिखी? नहीं। पर अगर मैं बात करूं गैस एजेंसी की, गैस एजेंसी के आपने देखा होगा 3 4 5 टाइप के आपको गैस अवेलेबल होते हैं अलग अलग कंपनीज के। ऐसी अगर मैं बात करूं सिगरेट्स, गोल्ड फ्लेक हो गया, अगर और भी चीजें मेरे को नाम नहीं पता है, तो जिनको पता है वो उनको अच्छे से पता होगा, ये ओलिगोपोली मार्केट के अंदर आता है। या फिर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसमें भी 10-15 नाम ऐसे हैं गिने चुने हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जो मार्केट में बैठे हुए हैं एक साथ मिलके। आई बात समझ में? वही ओलिगोपोली मार्केट होती है। ओलिगोपोली मार्केट आर दोस टाइप ऑफ मार्केट इन विच सेलर्स आर फ्यू। सेलर्स क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, सारे के सारे सेलर्स एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। अगर एक अपने किसी भी चीज में डिसीजन लेके आता है तो वो दूसरे के प्राइस और आउटपुट पे क्या होता है, इफेक्ट करता है। मेनली यहाँ पे क्या होता है, ये सारे लोग मिलके चलते हैं, ये सारे लोग मिलके चलते हैं। अगर बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अगर ये सेलर है, सब एक कार है, वो 1 लाख की बेच रहे हैं, 1 लाख की बेच रहे हैं, 1 लाख की बेच रहे हैं, और 1 लाख की, सब क्या कर रहे हैं, सेम प्राइस पे कार को बेच रहे हैं। ये याद रखना, ओलिगोपोली मार्केट या तो होमोजेनियस गुड्स में डील करती है या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, मतलब या तो वो सेम टाइप के गुड बेचेगी या फिर अलग अलग तरीके के गुड। तो भाई इन्होंने क्या करा, इस वाले ने, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, इसने अपना प्राइस 95,000 कर दिया, 95,000 कर दिया। तो ये सारे सेलर को फोर्स करेगी कि भाई आप भी अपना प्राइस कम कर लो। फोर्स मतलब ये नहीं कि दबाव डालेगी, उनके पास जाएगी, नहीं, वो खुद से ही वो लोग अपने आप में कर लेंगे प्राइस चेंज। बिकॉज क्योंकि अगर इन्होंने अपना प्राइस चेंज नहीं किया तो इनके सारे जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, 95,000 पे, जहां पे उनको कम रेट में क्या मिल रही है, वो कार अवेलेबल है। यहाँ पे प्राइस ज्यादा नहीं करते, क्योंकि अगर प्राइस ज्यादा कर देगा, ये फॉर एग्जांपल इसने 1,10,000 रुपए कर दिया, होता नहीं है, अगर कर देगा तो भाई क्या होगा, इसी को लॉस झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये तो करेंगे नहीं, क्योंकि इसके सारे कस्टमर जो अब होंगे वो तो इन्हीं पे शिफ्ट हो जाएंगे, एलोकेट हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये सारे इंटरडिपेंडेंस होते हैं, और यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा कांस्टेंट रहता है, जस्ट बिकॉज कि भाई बढ़ा तो सकते नहीं है प्राइस, है ना, प्राइस बढ़ाएंगे नहीं सकते, क्योंकि अगर हम प्राइस ही बढ़ा देंगे तो लॉस भाई मेरे को ही एट लास्ट बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि और लोग नहीं करने वाले हैं, और मेरे सारे कस्टमर भी उनकी तरफ एलोकेट हो जाएंगे। हाँ, अगर मैं कम कर दूं प्राइस तो भाई जैसे मेरा प्राइस कम होगा वैसे ही वो भी कर देंगे। ये ताक में रहते हैं कि अगर मार्केट के अंदर किसने भी अपना प्राइस या आउटपुट में चेंज करा तो वो भी कर लेते हैं, क्योंकि उनको मार्केट में लेके चलना होता है सबको, क्योंकि वो लॉस बियर नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्राइस क्या रहता है, बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। अगर इसने अपना प्राइस 95,000 कर लिया तो फटाफट इन लोगों के बीच में भी एक मीटिंग बैठेगी, और ये भी क्या करेंगे, 95,000 का प्राइस चार्ज करेंगे उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए।
आई बात समझ में? और हाँ, इसमें जो डिमांड कर्व होता है हमारा ओलिगोपोली मार्केट में, वो डिफाइन नहीं होता, इसलिए इसका कोई भी डिमांड कर्व नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे इतनी जल्दी प्राइस और आउटपुट चेंज होते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी, तो हम एक पर्टिकुलर डिमांड कर्व यहाँ पे एस्टिमेट नहीं करती, कभी ये प्राइस हो गया, कभी ये प्राइस हो गया, कभी इसकी वजह से सबका प्राइस चेंज हो गया, तो बहुत ज्यादा प्राइस चेंज होते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे डिमांड कर्व को का निकल पाना या एस्टिमेट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। देयर इज नो डिमांड कर्व इन ओलिगोपोली मार्केट। अब अपनी बुक से पढ़ेंगे। The word oligopoly is derived from Greek words. कहां से गया? Greek words से, that is oligo and polyen. Oligo with few and polyen मतलब seller. When there are few firms or few producer or few sellers, it is said to be oligopoly market. For example, automobile industries, गैस इंडस्ट्रीज, ये सारे क्या है, इसके परफेक्ट एग्जांपल है ओलिगोपोली मार्केट में, जहां पे हमें 4 से 5, 10 से 15, 20 से 25 देखने को मिलते हैं, विच कैन बी काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। A market with a small number of producer is called oligopoly. The product may be homogeneous or देयर में भी डिफरेंसेस, गुड्स क्या हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, वो मैंने पहले ही बता दिया। सिंस प्रोड्यूसर्स आर फ्यू, ईच फर्म प्रोड्यूसेस अ लार्ज पोर्शन ऑफ आउटपुट। क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, फ्यू होते हैं, तो इनका इन्फ्लुएंस होता है मार्केट के अंदर, ये लार्ज अमाउंट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। इट इज अ मार्केट विद कंपटीशन अमंग द फ्यू, इन्हीं के बीच आपस में कंपटीशन चलता है, नेट टू नेट, कट थ्रोट कंपटीशन। दिस मार्केट एग्जिस्ट इन ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल एंड सिगरेट्स एक्सेट्रा, और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो यहाँ पे ये मार्केट पाई जाती है। तो फीचर पढ़ते हैं। सबसे पहला लेस नंबर ऑफ फर्म, ये तो हमें पहले ही पता है इसका इंपॉर्टेंट फीचर कि भाई ओलिगोपोली मार्केट में फ्यू अमाउंट ऑफ सेलर्स होते हैं। द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स आर फ्यू, दैट इज अराउंड 5 इन दिस मार्केट। ईच वन प्रोड्यूस अ लार्ज पार्ट ऑफ द टोटल आउटपुट। अगर मेरी मार्केट में इतने ही सेलर है तो भाई इसका आउटपुट भी मैक्सिमम होगा, इसका भी, भाई हर किसी का आउटपुट हमारे लिए नेसेसरी है। ही कैन कंट्रोल द आउटपुट इन द मार्केट, और वो कंट्रोल कर सकता है इजीली, क्योंकि मैंने पहले ही बोला, अभी बोला कि भाई उनका इन्फ्लुएंस होता है। जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, पर जहाँ पे सेलर्स की मात्रा कम हो जाती है वहां पे उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, कंट्रोल बढ़ जाता है मार्केट के अंदर। अ फर्म कैन चेंज द प्राइस बाय सप्लाइंग द आइदर मोर और लेस, और वो प्राइस को चेंज कर सकती है, या तो ज्यादा सप्लाई करे, ज्यादा सप्लाई करेगी तो कम कर देगी, और लेस करेगी तो प्राइस को बढ़ा देगी। नेक्स्ट वन इज इंटरडिपेंडेंस, सारी की सारी जो फर्म्स होती है वो एक दूसरे पे क्या होती है, इंटरडिपेंडेंस होती है। इन द ओलिगोपोली मार्केट द डिसीजंस ऑफ एवरी प्रोड्यूसर अफेक्ट्स अदर प्रोड्यूसर। एक के प्राइस में चेंज हुआ तो भाई दूसरे के आउटपुट में चेंज होने की वजह से उन्होंने भी अपने प्राइस को चेंज कर लिया। This is due to less number of producers in the market. A change in the decision of a producer makes the other producer to change their decision. एक के डिसीजन में चेंज आने की वजह से वो दूसरे को फोर्स करता है, वो पर्टिकुलर जाके गला नहीं दबाता है, वो डिसीजन उनको इन्फ्लुएंस करता है कि भाई आपको भी अपने डिसीजन चेंज करना पड़ेगा if you want to survive in a competitive market. नेक्स्ट वन इज सेलिंग कॉस्ट। भाई यहाँ पे कॉस्ट होती है, एक्सपेंडिचर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेम गुड है या फिर डिफरेंशिएट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है आपके प्रोडक्ट में, बट आपको दिखाना है कि भाई और फर्म से, जो अदर फर्म से, जो अदर आपके राइवल्स है, उनसे आप कैसे बेहतर हो, आप क्या सर्विसेज, सेम गुड प्रोवाइड कर रहे हैं। एक ने बोला कि मैं 5 साल का इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा हूं, सब 3 साल का करे, तो उन्होंने बोला मैं 5 साल का आपको कार में इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको 5 साल तक फ्री सर्विसेज दूंगा। दैट इज द सेलिंग कॉस्ट, ये उनका एक्सपेंडिचर है। या फिर उन्होंने बीएमडब्ल्यू की क्या एडवर्टाइजमेंट कराई अमिताभ बच्चन से, शाहरुख खान से, तो भाई खर्चा तो ज्यादा होगा ही। Then each firm makes a huge expenditure on advertisement. It is the oligo market that we see the highest expenditure on selling goods. अगर पूछा जाए एमसीक्यू में कि भाई ऐसी कौन सी मार्केट है जहां पे सबसे ज्यादा खर्चा किया जाता है इन एडवर्टीजमेंट या फिर सेलिंग कॉस्ट जहां पे सबसे ज्यादा होती है, तो वो है हमारी ओलिगोपोली मार्केट। नेक्स्ट वन इज
अनसर्टेनिटी, किसके बारे में अनसर्टेनिटी, डिमांड कर्व में, क्योंकि यहाँ पर डिमांड कर्व आपका अनसर्टेन होता है। इट विल बी डिफिकल्ट टू गेस व्हाट काइंड ऑफ डिमांड कर्व विल बी देयर फॉर अ फर्म एवरी टाइम व्हेन अ प्रोड्यूसर चेंजेस हिज डिसीजन, other producer will also change their decision. Therefore, it is not possible to expect price output condition to be same in this market. मतलब यहाँ पे प्राइस और आउटवर्ड में इतनी फ्लक्चुएशन होती है हर एक मिनट में कि भाई आपको पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर डिमांड निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप डिमांड का फॉर्म नहीं कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट है रिजिड प्राइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे प्राइस जो होता है बिल्कुल रिजिड होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि प्राइस बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि प्राइस बढ़ाएंगे तो आप ही को लॉस बियर करना पड़ेगा। अगर प्राइस कम कर देते हैं हम तो उसी के 1 मिनट के अंदर सारी फर्म अपना प्राइस चेंज कर देती है, फिर प्राइस क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये थी हमारी ओलिगोपोली मार्केट, बहुत इजी थी, बहुत डिफिकल्ट नहीं थी, इसका कोई डिमांड कर्व नहीं होता, इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन भी नहीं होता इतना, तो हमें वो नहीं पढ़ना है यहाँ पे। अब हम पढ़ते हैं अपना टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, जो हम पढ़ चुके हैं कि भाई हमारे 2 पीरियड होते हैं, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। मैंने बताया था कि हमें 3 टाइप के प्रॉफिट एंड लॉसेस पढ़ने, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड एबनॉर्मल लॉस हमें शॉर्ट पीरियड में होता है, पर मैं अगर बात करूं लॉन्ग पीरियड में हमें बस नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और नॉर्मल प्रॉफिट था जब हमें हमारी कॉस्ट हमारे रेवेन्यू के बराबर हो, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो पढ़ते हैं सबसे पहला एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि भाई जहां पे आपकी एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है आपके एवरेज कॉस्ट से, मतलब आपकी रेवेन्यू, आपको पैसा जो इनकम आ रही है वो ज्यादा आ रही है आपकी कॉस्ट से, तो भाई ऑब्वियस सी बात है आपको फायदा हो रहा होगा शॉर्ट पीरियड में। तो यही है, व्हेन द फर्म इज इन द शॉर्ट पीरियड समटाइम्स इट कैन गेट एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो हम इसको दिखाएंगे, भाई ये हमारा AR और MR है, MC ने काटा और AC ने उसको थोड़ा ऊपर से काटा, तो ये सही है, ठीक है। जहां पे MC और MR कटेंगे वो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर मैं AR की बात करूं उसी पॉइंट पे, तो AR यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा, ठीक है। पर देखो ये पोर्शन कि यहाँ पे जो हमारी एवरेज कॉस्ट है, ये जो मेरी एवरेज कॉस्ट है मेरी कम है, किससे, एवरेज रेवेन्यू से, मतलब भाई मेरे को फायदा हो रहा होगा। तो ये पोर्शन की मैं अगर बात करूं, इस पोर्शन की डेट इज अवर एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये हमारा क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू ऊपर है हमारी एवरेज कॉस्ट से, मेरी जो एवरेज कॉस्ट है वो नीचे है हमारी एवरेज रेवेन्यू से, जज वाइज हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। पर अगर मैं बात करूं लॉसेस की, आप देखो क्लियरली, यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा कि भाई MC ये AC कट रहा है, सिंपल, ये हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस। आगे बात समझ में, ये MR और AR ये है, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे आपका जो रेवेन्यू ये है, एवरेज रेवेन्यू इतना है और कॉस्ट आपकी ज्यादा आ रही है, तो मतलब ये जो पोर्शन है ये सारा मेरा एबनॉर्मल लॉस, जो मुझे लॉस बियर करना पड़ रहा है इन दी शॉर्ट रन। यहाँ पे मेरी जो एवरेज रेवेन्यू है वो कम है मेरी एवरेज कॉस्ट से, सिंपल है, मैंने बताया था पहले ही। पर मैं बात करूं नॉर्मल लॉन्ग पीरियड में मुझे नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, जहां पे मेरी कॉस्ट बराबर होती है किसके, रेवेन्यू के, जहां मेरी कॉस्ट बराबर होती है रेवेन्यू के। देखो यहाँ पे ये आपका रेवेन्यू है और यहाँ पे आपकी कॉस्ट टच कर रही है, मतलब ये पॉइंट आपको इसका टेंजेंट टच कर रहा है, मतलब कि भाई इस पॉइंट पे आपको ना ही फायदा हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। दैट इज योर दैट पॉइंट जहां पे ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। यहाँ पे आपका बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा और ना ही लॉस हो रहा है। यहाँ पे आपकी क्या कंडीशन है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज। 10 रुपए की रेवेन्यू आई तो 10 रुपए का खर्चा हो रहा है, ना ही मैं कुछ फायदा ना ही मेरा कोई नुकसान। आई बात समझ में। क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो बुक से ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जहां पे ज्यादा समझाने की जरूरत थी, घुसने की जरूरत थी, तो मैंने वहां पे खुद लिखवाया था, खुद
डायग्राम बनाए थे और उसको वहां पे एक्सप्लेन भी किया था, पर यहाँ पे ऐसे कॉन्सेप्ट जो हम बुक से पढ़ेंगे इजी है बहुत ज्यादा। प्रोफेसर पिग्यू, याद रखना, प्रोफेसर पिग्यू ने क्लासिफाई किया था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 3 टाइप में, फर्स्ट डिग्री में, सेकंड डिग्री में एंड थर्ड डिग्री में। फर्स्ट डिग्री में उन्होंने बोला कि अगर आप प्राइस डिस्क्रिमिनेट करते हो, प्राइस अलग अलग चार्ज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर, ऑन द बेसिस ऑफ पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, एक बीएमडब्ल्यू से उतरा, आप एक मोबाइल की नहीं बोलेंगे, अगर आप एक शूज बना रहे हो, क्या आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, जो आप शूज हो 500 रुपए में क्या करते हो, बेचते हो, ये आपका प्राइस है, नॉर्मल प्राइस है। एक बीएमडब्ल्यू से उतरा, आपने उसको बोला कि 800 रुपए का ये जीतता। एक मिडिल क्लास, मतलब जो एक स्कूटी में आया, उससे आपने बोला कि भाई ये 550 रुपए का जूता है। और एक पर्सन आया जो वर्कर था, सिंपल सा वर्कर था, सिंपल से कपड़े पहने थे, बिल्कुल सादे कपड़े पहने थे, उसको आपने बोला कि ये तेरे को ये जूता 470 रुपए का लास्ट लग जाएगा। तो क्या हुआ, उसने प्राइस अलग अलग चार्ज किया ऑन द बेसिस ऑफ बाइंग कैपेसिटी या फिर पेइंग कैपेसिटी। तो भाई ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, फर्स्ट डिग्री है। फर्स्ट डिग्री बोलता है कि अगर एक सेलर किसी के पेइंग कैपेसिटी की बेसिस पे प्राइस चार्ज करता है तो वो फर्स्ट डिग्री के अंदर कंक्लूड किया जाएगा। पर सेकंड डिग्री बात करता है कि भाई आप एक लिमिट तक कुछ और प्राइस चार्ज करोगे, अगर आप उस लिमिट को बढ़ाते हो, उस गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ाते हो, तो आप कुछ प्राइस चार्ज करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बेस्ट एग्जांपल जो इसका बैठेगा चांदनी चौक का एग्जांपल। अगर आप चांदनी चौक से कुछ भी सूट लोगे, अगर एक लोगे तो आपको 1000 रुपए का पड़ेगा, 2 लोगे 1000 रुपए का पड़ेगा, 10 लोगे तो वो आपको 800 रुपए का लगा ही देगा। दैट इज 101% श्योर कि भाई जब आप कुछ लिमिट तक गुड़ लेते हो तो आपसे वो फिक्स प्राइस चार्ज करता है, पर जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते हो तो भाई वो कुछ और प्राइस चार्ज करेगा, अनदर प्राइस चार्ज करेगा। बिकॉज थोक में जब बल्क क्वांटिटी में जब कोई भी सामान लेता है तो आपको उसके लिए कम प्राइस पे करना पड़ता है। दैट इज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन सेकेंड डिग्री। नेक्स्ट वन इज थर्ड डिग्री। ना ही हम किसी की पेइंग कैपेसिटी पे, ना ही क्वांटिटी ऑफ गुड्स की बेसिस पे, हम इन दोनों से हटके ऐसे ही जो मन चाहा हम प्राइस चार्ज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री। मेनली यही पाया जाता है। मैंने किसी को बोल दिया 400 रुपए, ठीक है, फिर कोई और आया, मैं प्राइस भूल गई, मैंने उसको बोल दिया 450 रुपए, फिर किसी को बोला 300 रुपए, मैं बेचती हूँ सबको 300 रुपए में, किसी को 350, किसी को 400, किसी को 500, किसी को 600, ऐसे बेच रही होती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन थर्ड डिग्री। और देखो यहाँ लिखा भी है, द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री वाज कॉमनली प्रिवेल्ड। अगर आ जाए कि विच डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज कॉमनली प्रिवेल्ड इन सोसाइटी, दैट इज थर्ड डिग्री, जिसमें आप किसी से भी मुंह से बोला हुआ कुछ भी प्राइस चार्ज कर देते हो जो आपको पट रहा होता है। आप सबको पता है कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फीचर है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर है किस मार्केट का, मोनोपोली मार्केट का, जहां पे जो सेलर होता है वो अलग अलग प्राइस चार्ज करता है अपने कंज्यूमर से। तो वही बोल रहा है कि भाई वो एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस चार्ज करता है अलग अलग बायर्स से। तो ये सिचुएशन किन किन परिस्थिति में हो सकती है, कौन कौन सी पॉसिबल सिचुएशंस है। सबसे पहला है डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोल रहा है कि भाई जहां पे अगर आपकी डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक है, मतलब कि आपके प्राइस में चेंज होने की वजह से वहां पर डिमांड में चेंज नहीं आएगा, मतलब आप ही की मोनोपोली है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, तो भाई आप हायर प्राइस चार्ज कर सकते हो। बट जहां पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक हो जाएगी, मतलब उनके पास सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, अगर ये नहीं मिला तो कुछ और चीज का भी वो कंजप्शन कर सकते हैं, तो वहां पे आप लो प्राइस ही करके रखो, वही आपके लिए क्या होगा, बेटर होगा। नेक्स्ट वन इज टैरिफ बैरियर। आपको पता है कि भाई जो एक सेलर प्रोड्यूसर
गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करता है वो चाहता है कि उसके गुड्स का कंजप्शन जो हो वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड हो, पर अगर वो नेशनल ज्योग्राफी लोकेशन या फिर नेशनल बाउंड्री को क्रॉस करता है देन ही हैव टू पे टैक्स, उसको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो क्या होता है कि जो गुड यहाँ पे 10 रुपए का बन रहा है वो वहां पे जाके 20 रुपए का बिकता है, तो भाई वहां पे उनकी लोकल मार्केट में वो सामान 12 या 13 रुपए का मिल रहा होगा, तो लोग क्या इस गुड को परचेज करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या होता है, जो सेलर होता है वो अपने गुड्स को और कम कर देता है जिससे कि वो फॉरेन मार्केट पे लो प्राइस में बिक सके। ये पॉलिसी चाइना अपनाती है। जब हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ रहे थे जीएसटी से पहले, तो हमने ये इजीली देखने को मिला था कि भाई एक डंपिंग ड्यूटी नाम की कोई ड्यूटी होती है, जहां पे क्या होता है कि भाई आपकी जो कॉस्ट 10 रुपए का बना, आप उसमें सब्सिडी दे दू के अपने प्राइस को इतना लो कर देते हो कि भाई आप जो फॉरेन मार्केट में वो गुड इतना सस्ता बिकने लगता है, चाइना का गुड यहाँ पे इतना सस्ता बिकता है कि लोग चाइना का सामान प्रेफर करते हैं एज कंपेरिजन टू इंडियन मार्केट के गुड्स को, तो इसलिए वहां पे वो कम प्राइस पे बिकता है। द मोनोपोली कैन सेल इट्स प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस इन फॉरेन मार्केट एंड अ हायर प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट। नेक्स्ट वन इज ज्योग्राफिकल लोकेशन बिटवीन द मार्केट। ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन द मार्केट, सेम पॉइंट यही बोलता है कि भाई जब आप एक जगह से दूसरे स्टेट में सामान बेचोगे तो भाई उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्लूड होगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें इंक्लूड कर दी जाएगी तो भाई आपका सामान और ज्यादा महंगा बिकने लगेगा। तो इसलिए वो जो लोकल मार्केट में होती है वहां पे ज्यादा अमाउंट में बेचा जाता है, पर अगर मैं बात करूं डिस्टेंस जो दूर जगह होती है वहां पे वो हायर लोअर प्राइस पे सामान को बेचा जाता है, क्योंकि वहां पे अगर हम लोअर प्राइस में ना बेचे तो उससे भी लोअर प्राइस वहां पे अवेलेबल है। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ रीसेल ऑफ अ प्रोडक्ट, कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जहां पे जिनको हम रीसेल नहीं कर सकते, तो मोनोपोलिस्ट क्या करता है, अलग अलग प्राइस चार्ज करता है अपने पेशेंट से। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात हूं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है डॉक्टर्स का, एक प्रसिद्ध डॉक्टर है, जाने पहचाने डॉक्टर है, जो अपने पेशेंट से सिमिलर सर्विस से क्या करते हैं, अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं फॉर द सेम सर्विस। बिकॉज क्योंकि जो अगर मैंने आपको कोई सर्विस दी है एज अ डॉक्टर और ये सर्विस आप आगे प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूंगी, अपना पैसा बनाने के लिए, क्योंकि मोनोपोली का मेन काम होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, तो वो सर्विस को ना बेच पाएगा, इसलिए वो उससे हर कस्टमर से हर एक पेशेंट से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है, चाहे वो बाइंग कैपेसिटी पे हो सकता है, चाहे वो किसी भी चीज की बेसिस पे हो सकता है। नेक्स्ट वन इज इग्नोरेंस ऑफ द कस्टमर, जब कंज्यूमर्स को पता ना हो कि ये गुड्स मार्केट में कितने रुपए का मिल रहा है, तो वो जो मोनोपोलिस्ट होता है वो हायर प्राइस चार्ज कर लेता है अपने कंज्यूमर से। टिपिकल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, कुछ कंज्यूमर्स का ऐसा बिहेवियर होता है कि जो गुड्स महंगे होते हैं वो हाई क्वालिटी के गुड्स होते हैं। इन सम केसेस अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर कंसीडर हायर प्राइस एन इंडिकेटर ऑफ हायर क्वालिटी, जिसको हम वेबलन इफेक्ट भी बोलते हैं। सच टाइप बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द मोनोपोलिस्ट टू, और यही उनको क्या करती है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि भाई आप प्राइस ज्यादा चार्ज कर सकते हो। इन्हीं बेवकूफों की वजह से क्या होता है, एक मोनोपोली को और पावर बढ़ जाती है, उसका साहस बढ़ जाता है अलग अलग प्राइस चार्ज करने का, किससे, उसके कंज्यूमर से। और कुछ कंज्यूमर की बेवकूफी की वजह से हर एक कंज्यूमर को ये भुगतना पड़ता है।